बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैरोफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज आपने प्री बोर्ड पेपर अटैम्प्ट किया है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का। तो वो जो पेपर आपने अटैम्प्ट किया था, यकीनन आपने ईमानदारी के साथ घर में बैठ के उसको सॉल्व किया होगा। और स्टूडेंट ज़हन में रखें, 10th क्लास के पेपर जो है वो ज़रूर होने हैं। तमाम सब्जेक्ट्स बेटा बहुत अच्छी तरह आप तैयार करें। तो वो जो पेपर आज आपने अटैम्प्ट किया है, उसको आपका ऑब्जेक्टिव के आंसर्स क्या हैं और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे आपने अटैम्प्ट करना है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पेपर बेटा अपना सामने रख लें, या आपने किया होगा, यकीनन आपको आंसर याद होंगे। इसमें देखें, सबसे पहले MCQs आपको याद होगा बेटा, मैंने क्लासेस में आपको बताया था कि MCQs कोशिश करें कि जो टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के एंड पे MCQs हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। अच्छा, उसमें कुछ MCQs ऐसे भी हैं जो आपके टॉपिक में नहीं हैं, और ये ड्यूरिंग क्लासेस में आपको बताता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है साइंस सब्जेक्ट में कि एक चीज़ टॉपिक में नहीं है मगर वो चीज़ उसने एक्सरसाइज में पूछी हुई है। जैसे चैप्टर 5 में अगर हम देखें तो गो सब रिटर्न जो है वो उसमें टॉपिक में नहीं है मगर वो क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में, इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब डिम स्टेटमेंट। तो ये मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपको, चूँकि आपकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो फिज़िकली भी हुई हैं और उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। तो MCQs ख़ास तौर पे चैप्टर के एंड पे जो MCQs हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह देखा। तो आज जो आपने पेपर अटैम्प्ट किया उसके हवाले से देखते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले MCQ था, द रेक्टेंगल सिंबल इन फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। A ऑप्शन थी आउटपुट, B इनपुट, C प्रोसेसिंग, D उसमें कंडीशन। साथ उर्दू भी लिखा हुआ है और आप मोस्टली जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो बेटा इसमें जो रेक्टेंगल सिंबल है, ये स्टूडेंट आपको पता है ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है रेक्टेंगल सिंबल। तो ये सिंबल ज़रा आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। इसमें बाद दफ़ा कोई ना कोई सिंबल में से उसमें डायमंड सिंबल के बारे में पूछा जा सकता है, पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें आपका टर्मिनल सिंबल जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है वो पूछा जा सकता है। इसको ज़रा देख लीजिएगा, बाद दफ़ा MCQ इसमें बच जाता है आपका। बच्चे नेक्स्ट MCQ है डिवीजन बाय ज़ीरो, यानी किस किस्म का एरर है? सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हम डिवीजन बाय ज़ीरो एरर B कहते हैं। तो ये B ऑप्शन स्टूडेंट इसकी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट, if two or more statement are written on one line they must be separated by colon। ये आपको याद होगा बच्चे, मैंने क्लास में बताया था कि जब एक लाइन में आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं शुड बी सेपरेटेड विद कॉलन। देखिए ये दो स्टेटमेंट मैंने एक ही लाइन में लिखी हैं मगर दरमियान में क्या डाला है? कॉलन डाला है। तो ये एक MCQ था। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या था? कॉलन। मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक 40, यानी D ऑप्शन इसकी ठीक है। और इसमें ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल बच्चे शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। इन फार नेक्स्ट लूप डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज़ 1, यानी जब हम कोई लूप लिखते हैं, सपोज ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लूप का फार A इज इक्वल टू 1 to 10। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टेप नहीं लिखा, तो जब नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप जो है वो 1 होता है। ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 लिख दें यहाँ पे, वेल डन। अगर ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेप 1 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेसिक में जो है हाउ मैनी लॉजिकल ऑपरेटर इन बेसिक 3 होते हैं स्टूडेंट। इसका C आंसर एंड, आर और नॉट। जो एंड, आर, नॉट जो है ये तीनों क्या हैं स्टूडेंट? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। वन डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड, वन डायमेंशन रे को स्टूडेंट हम लिस्ट भी कहते हैं। D ऑप्शन करेक्ट है इसकी, यानी वन डायमेंशन रे को हम लिस्ट भी कहते हैं और स्टूडेंट लीनियर अरे भी कहते हैं, वेक्टर अरे भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा, बाद दफ़ा इसका MCQ बन जाता है। अनदर नेम ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इज़, बिल्ट इन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है जी? आपका लाइब्रेरी फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, इसकी B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
तो बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं और स्टूडेंट इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। ये 2-3 नाम हैं इनके, आपने स्टूडेंट इसको देखना है, करेक्ट नाम पे करेक्ट टेक करना है। अगला जो आपका MCQ नंबर 9 है, तो आउटपुट ऑफ मिड डॉलर साइन हेलो वर्ल्ड 1,5, यानी बेसिकली आपका ये MCQ बनता है मिड डॉलर साइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको साथ फंक्शन का भी अंदाज़ा हो जाए। ये था जी मिड डॉलर साइन इनटू डबल कोटेशन हेलो और वर्ड। अब इसमें ये स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन यहाँ बंद हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी 1,5। इससे क्या मुराद है कि ये फर्स्ट पोजीशन से 5 कैरेक्टर, तो फर्स्ट पोजीशन क्या बनेगी एज 1 2 3 4 5, तो इसकी आउटपुट क्या होगी हेलो। तो ये स्टूडेंट इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। MCQ नंबर 10 है कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मोड ऑफ द बेसिक लैंग्वेज इज़। बेसिक लैंग्वेज की जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मोड है वो स्टूडेंट टेक्स्ट मोड होता है, ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट मोड, मीडियम, हाई रेजोल्यूशन, इसमें जो टेक्स्ट मोड है वो करेक्ट है। तो ये बेटा MCQs थे। MCQs आपने बड़ी कंसल्टेशन से करने, बोर्ड के पेपर बड़े ध्यान से करने हैं और कोशिश करें कि अच्छा एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, जब आप MCQs बोर्ड के पेपर में करते हैं या प्री बोर्ड पेपर आपने अटैम्प्ट किया हुआ है तो चारों ऑप्शंस को एक दफ़ा पढ़ लें, जल्दी नहीं करनी। बाद दफ़ा ये होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होती हैं, मतलब उसने एंड पे लिखा हो ऑल ऑफ दीज या बोथ A एंड B, तो जब इस तरह की सूरत बने तो वो बच्चा आम तौर पर MCQ जो वो गलत कर लेता है। तो इसमें आप जो है चारों की चारों ऑप्शंस को पहले रीड कर लें, रीड करने के बाद फिर बेटा करेक्ट पे आंसर लगाना है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन राइट टू लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। ये आपको पता, मैंने आपको एग्जाम में बताया था ड्यूरिंग हमारी जो क्लासेस होती थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो आपका चैप्टर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्टली चैप्टर 1, 2, 3 या 6 से। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये अल्टरनेशन रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट टू बी रीड्रॉन, ये आपके टेक्स्ट में नोट्स बुक में दिया हुआ है। फिर स्टेट द पर्पस ऑफ टेस्टिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो लिहाजा हम प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई भी एरर है तो उसको रिमूव किया जा सके। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट। अब डायमंड सिंबल जो है, ये मैंने अभी आपको बताया कि सिंबल जो हैं ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे ये डायमंड सिंबल आपका जिसमें कंडीशन लगी होती है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली मतलब सपोज करें हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ A ग्रेटर देन B, यस नो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो येस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, नो वाला नहीं होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नो वाला पोर्शन जो एग्जीक्यूट होगा। तो ये डायमंड सिंबल इंपॉर्टेंट है, इसको डिसीजन सिंबल भी कहते हैं। सिंबल कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेक्टेंगल सिंबल, डिसीजन सिंबल, टर्मिनल सिंबल। तो ये सिंबल्स आपने बच्चे अच्छी तरह देख लेना है, ये बाद दफ़ा लॉन्ग में पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 3-4 पॉइंट हैं कि पहला तो ये है कि बेसिक में हर स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर ज़रूर डालनी चाहिए। प्रोग्राम का एंड जो एंड से लिखना ज़रूरी नहीं, अगर आप प्रोग्राम के एंड पे नहीं एंड लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी तरह एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं बट शुड बी सेपरेट विद कॉलन। तो ये कुछ रूल्स हैं, उसमें आपने लिखना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या करती है कि ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करती है कि अगर आप ऑटो लिखकर जैसे ही एंटर करते हैं, ये हमने अपने रेगुलर लेक्चर में भी क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि ऑटो लिख के आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो लाइन नंबर 10, 20, 30 एंड सो इस तरह लाइन नंबर जो चलते जाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने जो है वो 4 अटैम्प्ट करने थे। इसी तरह अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है कि राइट द पर्पस ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसी तरह इफ देन और इफ देन एल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
फिर चैप्टर 3 में लूप वाला क्वेश्चन ओवरऑल इंपॉर्टेंट है जी, डिफाइन फार नेक्स्ट लूप एंड आल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। तो फार नेक्स्ट लूप व्हेन द प्रोग्रामर नो इन एडवांस हाउ मैनी टाइम द लूप विल बी रिपीटेड, द फार नेक्स्ट लूप इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। जब आपको ये पता हो कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है तो फार नेक्स्ट लूप इफेक्टिव ऑप्शन है, और जब आपको ये पता ना हो कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना तो वाइल व्हेन लूप। तो इसमें बेटा आपने इसका फार नेक्स्ट लूप की डेफिनेशन लिखनी, सिंटैक्स लिखना, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह स्टूडेंट नेस्टेड लूप क्या होगा, ए लूप विद एन अनदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को बच्चे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। अब इसकी आप कोई सी भी एग्जांपल जो दे सकते हैं नेस्टेड लूप की, ठीक है। वैसे आप चूँकि शॉर्ट में हैं तो इसमें कोशिश करें कि आप छोटी वाली एग्जांपल दें, इतनी बड़ी एग्जांपल पे ना जाएंगे। नोट्स में आपके इसकी जो है वो छोटी एग्जांपल दी हुई है, आप वही सी छोटी एग्जांपल इसकी दे लें। लाइक ये क्लास में भी आपको मैंने करवाई हुई थी कि आप छोटा सा एक प्रोग्राम बना लें, फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 to 2, फिर लाइन नंबर 20 फॉर बी इज़ इक्वल टू 1 2 3, फिर उसके बाद क्या करें 30 पे प्रिंट ए कॉमा बी, फिर इंटरनल लूप को क्लोज कर दें, नेक्स्ट बी, और फिर आखिर में आप एक्सटर्नल लूप को भी क्लोज कर दें, नेक्स्ट ए। ठीक है, ये आसान से एग्जांपल है, आप नेस्टेड लूप की ये वाली एग्जांपल जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन बेसिक इफ देन स्टेटमेंट फॉर यूज फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल वेरिएबल एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। अब सिंपल वेरिएबल है जो वो एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, जबकि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है। जो सिंपल वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू एक्सेस करते हैं वेरिएबल के नाम के साथ, जबकि जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है उसमें जो हम वैल्यू एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसका प्रॉपर तरीके से यूनिक नोट्स में इसका मैंने जो है वो जो एक टेबल की फॉर्म में बना के लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये बात सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ द सिंपल वेरिएबल, व्हाट इज़ द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, फिर इसमें अरे की डेफिनेशन, व्हाट इज़ एन अरे, अरे क्या है और उसकी टाइप्स लिखें। तो इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरे की डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज़ द सिंपल वेरिएबल, व्हाट इज़ द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, फिर 1 डायमेंशन रे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू फिल एंड प्रिंट द रे। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू एन अरे इज कॉल्ड फिलिंग ऑफ एन अरे। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अरे के अंदर डाटा एंटर करें उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, फिलिंग ऑफ द अरे। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग यानी डाटा स्टोर करके डाटा को वापस लेना उसको बेटा हम क्या कहते हैं, रिट्रीविंग द अरे। तो अरे के अंदर डाटा एंटर करना उसको हम फिलिंग ऑफ द अरे कहेंगे, और इसी तरह अरे से डाटा जो है वो वापस लेना उसको स्टूडेंट क्या कहेंगे, प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपने कोई से 4 अटैम्प्ट करने थे। इसी तरह नेक्स्ट है 4 का पहला, राइट द पर्पस ऑफ इंट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। ये चैप्टर 6 में है कि जो इंटीजर वैल्यू देता है, आपको याद होगा इसमें हम कोई इंटीजर वैल्यू इसको देते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी इंट 7.5, जिसकी बच्ची आउटपुट क्या देगा 7। ये मैंने क्लास में आपको बताया हुआ ये सारी चीज़ें। और अगर इसके साथ माइनस आ जाए -7.5, तो ये स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्लास में भी आपको मैंने बताया हुआ है, फिर आप ऑनलाइन लेक्चर जब ले रहे थे उस चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था। इसकी आउटपुट बच्चे अब क्या देगा, ये -8 यानी -7 को लेस करें तो बेटा -8 होगा। तो ये MCQ अक्सर एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो इसमें आप लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट आर द स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट आर द न्यूमेरिक फंक्शन, व्हाट इज़ द स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन आर एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग वैल्यू पे, स्ट्रिंग मीन कि जिनके साथ $साइन लगा हो या करैक्टर्स वगैरह हों, मगर ये जो आउटपुट है वो न्यूमेरिक भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द न्यूमेरिक फंक्शन एंड व्हाट आर द स्ट्रिंग फंक्शन। तो न्यूमेरिक फंक्शन आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यू
एंड स्ट्रिंग फंक्शन आर एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग वैल्यू। अब इसमें इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड, उसको भी ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेफ एफ एन स्टेटमेंट, डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन एफ एन फंक्शन नेम। जब भी आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है बनाना है तो उसके लिए स्टूडेंट आपने डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। इसका सिंटैक्स भी देख लीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ उसके शॉर्ट में पर्पस पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे कि डेफ एफ एन स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिफाइन द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी जब भी हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप कोशिश करें कि इसकी डेफिनेशन लिखें और इसका सिंटैक्स दे दें। नेक्स्ट फंक्शन है जी राइट द पर्पस ऑफ वैल फंक्शन विद सिंटैक्स। वैल वैल्यू यानी किसी भी स्ट्रिंग से अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, वैल फंक्शन यूज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने यकीनन पेपर में कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर लिखी होगी। तो देखें यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी $$ इज़ इक्वल टू 14 लाहौर। इसको मैं डबल कोटेशन में क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं इस पर फंक्शन लगाता हूँ प्रिंट वैल मीन वैल्यू, और कहाँ से, तो मुझे $, ठीक है। अब ये मैं जैसे बच्चे इसको रन करूँगा बेटा मुझे आउटपुट देगा ये 14। तो ये किसी भी स्ट्रिंग में जो शुरू की वैल्यू है उसको लेने के लिए आप जो है वो वैल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही 14 जो है वो एंड पे होता, बीच में होता, तो उसने ज़ीरो आउटपुट देनी थी। तो वैल फंक्शन क्या करता है कि वैल्यू जो है, जो न्यूमेरिक वैल्यू, जो डिजिटल वैल्यू किसी भी जो स्ट्रिंग फंक्शन के शुरू में होती है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम वैल फंक्शन का इस्तेमाल, ये हमने पढ़ा क्लास में भी देखा था। व्हाट डू यू मीन बाई, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड जिसमें स्टूडेंट 320 कॉलम्स और 200 रोज़ होते हैं। टेक्स्ट मोड में 25 रोज़ और 80 कॉलम्स होते हैं। आपकी हाई रेजोल्यूशन मोड में 640 कॉलम और 200 रोज़ होती हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन स्टेटमेंट डिस्क्राइब, ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब स्क्रीन स्टेटमेंट इज़ कॉमनली यूज टू सेलेक्ट द स्क्रीन मोड, यानी हमने स्क्रीन मोड को बच्चे अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए बच्चे हम स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स भी स्क्रीन, कलर, मोड, स्विच, उसको आगे देखना आपने। ये थे आपके बेटा शॉर्ट। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, पहले वाला आसान लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादातर हम जो 2020 के पेपर में है उसमें चैप्टर 1 से ये अब देखिए ये पेरेंट स्कीम ऐसा कुछ नहीं होती, जैसे ये कि चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 6 या 7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो 3 बनेंगे। तो एरर डिबगिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एरर। 3 किस्म के एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर रिकवर इन द प्रोग्राम वायलेट वन और मोर ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रन टाइम एरर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट द परफॉर्म इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग नंबर बाय। ये बड़ी दफ़ा क्लास में आपको याद करवाया हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी तरह, अच्छा ये अगर लॉन्ग में बोर्ड में ना पूछा तो शॉर्ट में तो पूछ ही लेगा ना, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। इसी तरह इस चैप्टर 1 में वो आपने फ्लो चार्टिंग वाला ओवरऑल टॉपिक देख लेना, फ्लो चार्ट, उसके एडवांटेज, लिमिटेशन, फिर उसकी गाइडलाइन, ये भी पूछ लेता अक्सर, ठीक है। अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल की डेफिनेशन, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, उसके टाइप्स में न्यूमेरिक कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको यकीनन आपने अच्छी तरह अटैम्प्ट किया होगा। एक्सप्लेन सर्कल स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। सर्कल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, सर्कल स्टेटमेंट इज यू ड्रॉ सर्कल एंड एलिप्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। फिर इसमें उसका स्टूडेंट आपने सिंटैक्स भी लिखना था, एग्जांपल भी थी। तो ये आपका स्टूडेंट प्री बोर्ड पेपर था, आपने यकीनन अटैम्प्ट किया होगा। और कोशिश करें कि वो क्वेश्चन जो आपको जो है गायब गायब बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आपने अच्छी तरह देखना है। और इसमें कोशिश जो की गई कि आपके पेपर में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएँ, पर इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। और फिर वही बात कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसको ज़रूर ज़हन में रख के आपने तैयारी करनी है। और प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए उनको भी ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब हैं, तैयारी करें
और हमें भी दुआओं में याद रखें। रमज़ान का महीना है, हमारे लिए भी दुआ करें। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।